हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 6 से है। टॉपिक में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कॉइल होती है और उस कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करें तो करंट फ्लो करने से क्या होता है, उस कॉइल के अंदर हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में क्या कि जब भी हम किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वहां पर लिंक करना स्टार्ट कर देता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करना स्टार्ट कर देता है तो वहां पर ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट आया क्या कि जो भी आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। बट ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू करंट। आप अगर करंट फ्लो कर रहे हो तभी तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। ओके, सो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, व्हाट फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। और जब आप यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। ओके, और इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं। और जो भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होता है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यही तो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ओके, सो दिस कांस्टेंट इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। अब ये जो हमारे पास इंडक्टेंस होता है कितने होते हैं, बेसिकली हम किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल के खुद के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, या फिर अगर उसके साथ में कोई अदर कॉइल हमारे पास रखी हो तो उसमें भी फ्लक्स लिंक होता है। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से ये जो भी हमारे पास इंडक्टेंस होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास दो टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट टाइप इज सेल्फ इंडक्टेंस and the second is mutual inductance। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि जब किसी एक ही कॉइल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि जब हमारे पास कोई भी दो कॉइल्स रखी है। तो अभी हम यहाँ पर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सो here you are saying that phi is equal to constant of proportionality multiplied by I। so we can say that जो भी हमारे पास constant है इसकी वैल्यू क्या होगी, that will be equal to phi upon I। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ये constant होता है, constant of inductance या फिर आप कहेंगे coefficient of inductance, that is equal to phi upon I। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि एक होता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में ये मिल सके। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है। ओके, कंसिडर ए कॉइल कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड की। ये कॉइल यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पे आपके पास ये इसका प्लस और ये आपका माइनस साइन। ओके, और यहाँ पर ये की है, इससे कनेक्ट है। अब स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो की है हमारे पास ये किस पोजीशन में है, ऑफ है। क्लियर, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नोट करते हैं कि ये जो की है हमारे पास कैसी है, ऑफ है। और जब हमारे पास ये की ऑफ है तो क्या यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। दैट मीन्स I इक्वल्स टू 0, जो भी हमारा करंट है वो 0 है। और जब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहां पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी उस कॉइल से लिंक नहीं करता है। क्लियर, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो आपके पास ईएमएफ भी क्या हो गया है, 0 हो गया। क्लियर, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं कि ये जो भी हमारे पास ये कॉइल है और ये जिससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये यहाँ पर बैटरी से और की से। तो ये जो की है यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं इस टाइम। ओके, दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द की।
और जब हम की को ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं, द करंट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। दैट मीन्स करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जब फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 से ये कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम तक जा रही है। ओके, स्टार्टिंग में तो 0 ही है, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है तो करंट भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बट वी आर सीइंग दैट कि जैसे जैसे करंट बढ़ रही है उस मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर लिंक हो जाता है। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कैसे, करंट के बढ़ने पर, यानी कि जब करंट 0 थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 था, लेकिन जब करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम होती जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम होता जा रहा है। सो वी आर सेइंग दैट देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो बच्चों क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। सो यहाँ पर आपके जो ईएमएफ है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कॉन्सेप्ट क्या है, एक और हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमने क्या कहा कि करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम हो रही है, और इसकी वजह से ये जो ईएमएफ है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। बट वी नो डेट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि जो भी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है डेट अपोजेस द रीजंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इटसेल्फ, कि ये जो भी है अपने प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। सो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से, यानी कि ये जो करंट है हमारे पास, ये जो एकदम 0 से मैक्सिमम होनी चाहिए थी ये उसको अपोज कर रहा है, तो करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं हो पा रही है। तो करंट जब एकदम से मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, सो वी सी दैट करंट को टाइम लग रहा है, और हम ये ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है तो यहां तक पहुंचने में करंट को इतना टाइम लग रहा है। ओके, इस टाइम को मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ T1, और ये है मेरे पास 0। यहाँ पर मैं I यानी कि करंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टाइम को। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट यहाँ पर 0 है, लेकिन क्या हो रहा है, करंट एकदम से यहाँ पर नहीं आई है, मैक्सिमम सिचुएशन पर एकदम से नहीं आ रही है। क्या हो रहा है, इतना इसे टाइम लगा है, कितना, T1 टाइम। तो T1 टाइम इसे लगा है, तब जाकर ये क्या हुई है, यहाँ पर मैक्सिमम हुई है। ये क्यों हुआ है ऐसा, बिकॉज यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ अपने खुद के प्रोडक्शन के रीजन जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स करंट का इंक्रीज होना, उसका ये अपोज करता है। इस वजह से करंट क्या होती है, एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाती है, और जब वो एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाती है तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एंड वी आर टेकिंग दिस टाइम इज T1। ओके, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब T1 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमने इस की को ऑन किया था, अब हम नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, इस की को दोबारा से ऑफ कर देते हैं। ओके, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में की ऑफ थी, अब हमने की को ऑन किया, अब हम दोबारा से की को ऑफ कर रहे हैं। तो जब आप की को ऑफ करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी वो क्या हो जाती है, स्लोली स्लोली स्टॉप हो जाती है। मतलब अगर आपकी करंट मैक्सिमम पॉइंट पे है तो धीरे धीरे वो फ्लो होना बंद हो जाएगी, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, 0 पॉइंट पे आ जाएगी। दैट मीन्स करंट इज डिक्रीजिंग नाउ। ओके, और जब आपकी करंट डिक्रीज हो रही है, सो यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट टू 0 पॉइंट। मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो फैराडे के लॉ से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, सो वी आर सेइंग दैट ईएमएफ विल प्रोड्यूस हियर, यहाँ पर ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाएगा। बट क्या ये जो ईएमएफ है ये पहले वाले ईएमएफ की डायरेक्शन में है, नहीं ना। क्या हुआ भाई, जो ईएमएफ पहले था ये उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट दैट मीन्स यहाँ पर करंट के इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पर करंट के डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। यहाँ 0 टू मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम टू 0। सो वी विल सी दैट जो भी हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस वाले ईएमएफ की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये आपका जो भी है ये अपोजिट ऑफ प्रीवियस, पहले वाले ईएमएफ का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब ये ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हो गया है, बट लेंज क्या कहता है,
लेंज के अकॉर्डिंग तो ये जो भी ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये अपने प्रोडक्शन के रीजंस को अपोज कर रहा है। तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर किसकी वजह से? करंट की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने की को ऑफ किया था, और जब आपने की को ऑफ किया था तो आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम से क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। सो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये ईएमएफ चाहेगा कि करंट जो है वो डिक्रीज ना हो, है ना। करंट डिक्रीज हो रही है तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, बट ईएमएफ क्या चाहेगा कि ये करंट जो है डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगा। तो जो करंट आपकी एकदम, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसी पॉइंट पर जो डिक्रीज हो जानी चाहिए थी वो एकदम से डिक्रीज नहीं होती है, एंड इट टेक्स सम टाइम। सो वी सी दैट यहाँ पर आकर, इस पॉइंट पर आकर ये जो करंट है ये क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं T2। दैट मीन्स T2 आपके पास टाइम जो है उस पर आकर आपकी करंट क्या होती है? डिक्रीज होकर कहाँ तक आ जाती है? 0 तक आ जाती है। सो करंट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम यहाँ पर एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। क्या डिसीजन है वो? जरा एक बार गौर फरमाइए। और हम किस डिसीजन पर यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं? देखिए कि ये जो करंट है ये क्या हो रही है? 0 से मैक्सिमम हो रही है। ओके, तो 0 से मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ? यहाँ पर भी आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? मैक्सिमम टू 0। तो आपका जो फ्लक्स है वो भी कैसा हो रहा है? मैक्सिमम टू 0। दैट मीन्स जब आपकी करंट बढ़ रही थी तो फ्लक्स बढ़ रहा था, और जब आपकी करंट डाउन हो रही है तो आपका फ्लक्स भी क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। सो जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर ओनली एंड ओनली ऑन करंट, सिर्फ करंट पर ही डिपेंड कर रहा है। इसे सिर्फ करंट का ही सहारा है और इसका कोई सहारा नहीं है। तो फाइनली हम ये कह पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर। तो एक बार जरा आप इसे नोट कर लीजिए ताकि इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। सो जिस भी डिसीजन पर हम पहुंचे हैं हम उसे यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन्स फाई डिपेंड्स ऑन करंट, और जब ये करंट पर डिपेंड करता है तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट होगा एंड दैट इज L। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ से L की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज फाई अपॉन I। इक्वेशन नंबर 2 वेयर अब आप यहाँ पर बताएंगे कि L क्या है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप बोल सकते हैं इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है ना इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट जरा बताइए क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन करने पर आपको? फाई का डिफरेंशिएशन किया आपको मिला डी फाई अपॉन डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज कि आप ये जो भी आप कॉन्सेप्ट ले रहे थे ना क्या कि करंट इंक्रीज हुई और वो फिर उसके बाद डिक्रीज हुई, तो वो आप कब ले रहे थे? करंट का जो वेरिएशन ले रहे हैं वो अब हम किसके साथ ले रहे थे? टाइम के साथ। मतलब करंट एकदम से डिक्रीज नहीं हो रही थी, एकदम से इंक्रीज नहीं हो रही थी, उसको क्या लग रहा था? टाइम लग रहा था। सो वी विल डिफरेंशिएट हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी फाई अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, आप डिफरेंशिएट कीजिए एल आई का। एल आई इज द कॉन्स्टेंट, तो आपका ये बाहर आ जाएगा and you will get here di upon dt, L di upon dt. So finally you can say that d phi upon dt is equal to L di upon dt. ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात।
अब सिंस ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी फाई अपॉन डी टी की, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बट वी नो दैट व्हाट, क्या जानते हो आप, जरा ध्यान कीजिए। चलो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, कि जो आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। भाई फैराडे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव, ये कौन बताता है, लेंज बताता है। तो आप यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। सो फाइनली यू आर गेटिंग हेयर E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो आपको यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू मिल चुकी है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, जैसे आपने यहाँ पर इक्वेशन 1 से एल की वैल्यू जो है कैलकुलेट की थी, आप सेम वे में इक्वेशन नंबर 4 से भी क्या कर सकते हो, एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करोगे उसके लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एल, दैट इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी है ना, इसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ई तो है ही, सो ई माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर। अगर अब हम यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, हम उन दोनों इक्वेशंस का यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ओके, बाय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, फाई अपॉन आई है। अगर आप यहाँ पर आई की वैल्यू 1 एम्पियर अप्लाई कर देते हैं, 1 एम्पियर, देन आपके पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आपका सर्किट है, जो भी आपकी कॉइल है, उसमें आप करंट फ्लो कर रहे हैं कितनी, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। सो द डेफिनेशन इज क्लियर। So the self-inductance of the coil is numerically equal to magnetic flux when unit current flows through the coil. Clear? तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको, the self-inductance of the coil is numerically equal to magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोज थ्रू द कॉइल। क्लियर हुआ। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड को तो यूज करके हमने ये डेफिनेशन ले ली है, और ऐसे ही अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को यूज करें तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, डी आई अपॉन डी टी है ना, इसको 1 ले लेते हैं। और जब आप डी आई अपॉन डी टी को 1 ले लेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई के इक्वल हो जाएगी। अब डी आई अपॉन डी टी को इक्वल टू 1 लेंगे तो आपके पास एल जो है वो क्या होगा, न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई के। न्यूमेरिकली इक्वल होगा साइन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अगर आप साइन लोगे तो माइनस भी आ रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट में देखोगे तो एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन भी हम यहाँ पर बता देते हैं, तो इसके लिए एक बार आप जरा से नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर अगर ईएमएफ वाली इक्वेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू है हमारे पास माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। वी आर टेकिंग हेयर डी आई अपॉन डी टी। सो इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाता है, देन एल विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकली EMF, इक्वल टू EMF. That means the self inductance of the coil is numerically equal to EMF induced in the coil when the rate of change of current
ऑफ करंट है दैट मीन्स डी आई अपॉन डी टी, ये क्या होना चाहिए यहाँ पर यूनिटरी होना चाहिए, दैट मीन्स 1 एम्पियर पर सेकेंड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो भी आपका यहाँ पर प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एल की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है और उसके दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। सो यूनिट्स ऑफ एल, तो एल की क्या यूनिट होगी जरा बताइए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो इक्वेशन थी हमारे पास सेकेंड, उसको यूज करते हैं, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो फाई की यूनिट क्या होती है आपके पास, वेबर, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर। क्लियर। और अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, दिस वन, देन एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, तब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो ई क्या होता है, ईएमएफ, और ईएमएफ की यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट। डी आई अपॉन डी टी दैट मीन्स एम्पियर पर सेकेंड। So finally you will say that this is equal to volt into second पर एम्पियर। तो ये जो दोनों यूनिट्स है आपके पास किसकी है, एल की है। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जो वेबर पर एम्पियर है दैट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। दोनों ये जो होती है ना यूनिट्स, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। और जनरली आप इसे किससे डिनोट करते हैं, हेनरी से। मतलब हेनरी हमारे पास जो यूनिट है वो हम जनरली यूज करते हैं। क्लियर। और हेनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। ओके, नाउ आपके पास यूनिट्स तो क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशंस की। सो डायमेंशंस ऑफ एल दैट इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, ये हमारे पास डायमेंशन होती है सेल्फ इंडक्टेंस की। क्लियर। तो यहाँ पर आपने अभी तक सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आपने देख ली है, और उसके साथ साथ यूनिट्स और डायमेंशंस ये टॉपिक भी आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। ओके, इन टॉपिक्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस दैट मीन्स हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी क्वांटिटी। तो उसके लिए हमारे पास जनरली दो एप्लीकेशंस हैं, हम उनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप जरा इसे नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस में हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इसलिए डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक कॉइल है। ओके, सो कंसिडर ए कॉइल of radius r through which I current is flowing। जो कॉइल है आपके पास उसमें क्या है, I करंट फ्लो हो रही है। ओके, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी आपके पास r है। ओके, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और उस कॉइल के हम यहाँ पर टर्न्स कितने लेकर चल रहे हैं, n लेकर चल रहे हैं। क्लियर। तो जब हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या, कि जो आपके पास प्लेन कॉइल होती है इस कंडीशन में, यानी कि जिसकी रेडियस आपके पास क्या होती है, r होती है। ओके, और उसमें I करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। और उस मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास क्या वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इतना आप ध्यान कीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, याद आ गया होगा है ना, बिल्कुल आया होगा। क्या है जरा बताइए, दैट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्वेश्चन नंबर 1 यही होता है ना हमारे पास। अब सिंस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, that is equal to
n नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। हम चैप्टर 4th में इसे पढ़ चुके हैं, है ना, और उसके साथ साथ हमने चैप्टर 5th में भी देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, n b की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और ये जो है क्या है, a इज द एरिया, और जो भी आपके पास प्लेन कॉइल होगी इसका एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में है, सो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे देन r से r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई इंटू आर अपॉन 2। जरा देखिए म्यू नॉट भी है आपके पास, ये आपका है यहाँ पे पाई, n इंटू एन आपके पास हो गया है n स्क्वायर, ये हमारे पास है i एंड दैट इज r अपॉन 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इसे आप ले लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। आपके पास फाई की वैल्यू आई है, बट आपको तो कैलकुलेट करना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सो यू नो दैट फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, यही होता है ना, और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो बाय कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें बताइए जरा। अब आप देखो जरा, फाई फाई एल इंटू आई, तो यहाँ पर आई भी हमारे पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एल है बाकी की सारी वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, एल के इक्वल हो जाएंगी। तो जो आई के अलावा है वो हम सब ले लेते हैं। तो जरा देखिए क्या क्या मिला हमारे पास, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस हमने प्लेन कॉइल का निकाल लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जिसमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है किसका, सोलेनॉइड का। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सोलेनॉइड को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and cross sectional area A। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। उसके लिए सिंपल सा हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, और हम उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर फाई होगा किसके इक्वल, एन इंटू बी ए के। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, और वो हमारे पास कितना होता है, म्यू नॉट ऑल एन इंटू आई एंड मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हमारे पास ये जो स्मॉल एन होता है ना, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं, देन यू कैन राइट म्यू नॉट एन स्क्वायर I इंटू ए अपॉन एल। क्या क्या है, आपने स्मॉल एन की वैल्यू अप्लाई कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। ये आपके पास मिल गई है वैल्यू किसकी, फाई की। अब हम एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ फाई इज इक्वल टू किसके, एल इंटू आई। और जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, आई को तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास किसकी होगी, एल की होगी। देन वी विल राइट एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये हमारे पास सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिल गया है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, कि ये सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस हमें मिला है, सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिला है, ये कब मिला है, जब हमारे सोलेनॉइड में कोई भी
कोर नहीं रखी हुई है। मतलब हम सोलेनॉइड के अंदर कोर रखते हैं ना, लाइक सॉफ्ट आयरन की भी कोर रख सकते हैं या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की भी कोर हम रखते हैं, तो यहाँ पर वो कोर नहीं रखी हुई है। बट अगर आप रखना चाहेंगे देन, तो उस कंडीशन में आपके एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी, देखिए, इफ दिस सोलेनॉइड हैज ए कोर ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है ना, ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी और वो भी कितनी, म्यू आर, देन तो ये वैल्यू जो है म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है, क्या, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये क्या होता है हमारे पास, म्यू होता है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, वेयर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिल चुका है। अब ये जो दोनों केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉफिशिएंट है वो किस किस पर डिपेंड करता है। देखिए, आपका जो कॉफिशिएंट है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, बताइए। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो आपके पास जो कॉइल थी उसके लिए आपके पास इंडक्टर का क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2, करेक्ट। ये आपको कब मिला था, जब आप कॉइल की बात कर रहे थे। और जब आप सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, देन यू आर सेइंग दैट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो इन दोनों के बेसिस पर हम यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, बताइए जरा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा उस कॉइल से या फिर सोलेनॉइड से, एंड और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है एल भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉइल। यहाँ पर देखिए, ये जो है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर, और कैसे, इनवर्सली। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है। व्हाई, बिकॉज फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ओके। और जब बी इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा था ना, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड द लास्ट, ऑन मीडियम, जो भी आपके पास यहाँ पे कोई भी कोर रखी होती है उसके मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जरा थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए अपने आप को, क्या, कि जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, मतलब इसी वीडियो में सबसे पहले, तो वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, कि जब आपकी करंट जो होती है वो इंक्रीज होती है 0 टू मैक्सिमम, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होता है। और जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है देन आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और वो जो ईएमएफ होता है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन के रीजंस को अपोज करता है, करेक्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर रही है, मतलब करंट इंक्रीज हो रही है, तो ईएमएफ क्या करेगा, करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, उसको रोकेगा, बट करंट को इंक्रीज होना है। सो देन कोयल जो भी है आपकी, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कि करंट इंक्रीज हो सके। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स केस ले, दैट मीन्स कि जब आपकी करंट डिक्रीज हो रही है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना। लेकिन अब ईएमएफ क्या करेगा, करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, तो वो क्या करेगा, करंट को रोकेगा। मतलब करंट कहेगा रुक जाओ, लेकिन करंट क्या कहेगी, उसको डिक्रीज होना है, मतलब उसको नीचे आना है। देन तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो कोयल है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है वो यहाँ पर किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। सो नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और एनर्जी आप कैसे स्टोर करेंगे, अभी अभी आपने बताया कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा,
और जो भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे वो पावर इंटू टाइम के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? पावर इंटू टाइम, पावर आपके पास क्या होती है, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वहां से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सो ईएमएफ इंटू करंट इंटू dt टाइम। ओके, पावर दैट इज इक्वल टू EI एंड टाइम दैट इज dt। सो dw इज इक्वल टू EI dt। E हैज द वैल्यू व्हाट, माइनस L DI अपॉन dt। अब सिंस यहाँ पर ये जो वर्क है ये क्या है, अपोज ईएमएफ के थ्रू है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। भाई हम यहाँ पर अपोज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया है। तो अब आप यहाँ पर माइनस ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt। ओके, उसके बाद है आपके पास I मल्टीप्लाई बाय dt। आप इसको एक्सपेंड कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, L ये I है आपके पास, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज DI। तो आपके पास dw की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ओके, अगर आपको वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर? अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क। सो dw की वैल्यू अप्लाई कीजिए, दैट इज LI DI। हम ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, LI DI। तो यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको जो इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, करंट के रिस्पेक्ट में करना है। और जो करंट है उसकी वैल्यू आपकी कैसे चेंज हो रही है, दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो इस मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के लिए आपकी जो कॉइल है उसको जो भी एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा वो ये होगा, एंड दैट विल बी योर एनर्जी। तो हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, W दैट मीन्स वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू L I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अपॉन 2। ओके, लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, देन यू विल गेट L I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई है, वर्क डन की। क्लियर? दैट इज द एनर्जी ऑफ इंडक्टर। और आप यहां से चाहे तो L की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? L ये यहाँ पे आ जाएगा 2W अपॉन I नॉट स्क्वायर। और अगर आपके पास यहाँ पर I नॉट जो है वो मैक्सिमम क्या है, 1 है, 1 एम्पियर, देन उस कंडीशन में आपका जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वर्क। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यूज आपको बताई है, उसका फॉर्मूला, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन के बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की है। और एप्लीकेशंस के बाद हमने ये देखा है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फैक्टर्स पे डिपेंड करने के बाद में लास्ट में हमने यहाँ पर क्या देखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सो फाइनली ये जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।